बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि सेशन 2022-23 के लिए आपके जो मिड टर्म के एग्जाम है वो काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। तो इसी को देखते हुए हम आपके लिए सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन यहाँ पे लेके आ रहे हैं और जिसमें हम आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी में भी अच्छे से समझा देते हैं और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनके लिए आंसर हम को दिखा देते हैं। तो आज का हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन। तो चलिए सबसे पहले हम आपके सैंपल पेपर के पैटर्न को समझते हैं। तो पैटर्न देखेंगे, टाइमिंग 3 घंटे की है, मैक्सिमम मार्क्स हमारे 70 है, नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे 30 होने वाले हैं, 12 क्वेश्चन जो है खंड का में रहेंगे, एक मार्क्स के एमसीक्यू बेस्ड और 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस देखने को मिलेगी। खंड खा में हमारे बाकी के 18 प्रश्न होंगे, जिसमें से 13 से 16 2 अंक के प्रश्न रहेंगे, 17 से 26 3 अंक के प्रश्न रहेंगे, 2 क्वेश्चन में चॉइस होगी और 2 वाले में 1 में चॉइस होगी और 27 से 30 5 अंक के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 1 क्वेश्चन में चॉइस देखने को मिलेगी। ठीक है? तो ये अभी तक का आपका लेटेस्ट पेपर का पैटर्न है। एग्ज़ाम से पहले, मिड टर्म के एग्ज़ाम से पहले अगर कुछ इसमें चेंजेस होते हैं, तो मैं आपको उसको एक अलग से वीडियो बना के बता दूँगा और उससे संबंधित क्वेश्चन पेपर आपको समझा दूँगा। ठीक है? तब तक के लिए अभी जो आपका लेटेस्ट पेपर पैटर्न है उसे समझिए। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो यहाँ से पढ़ सकते हैं 30 क्वेश्चन सेक्शन ए की। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सेक्शन ए की हम बात कर लेते हैं किस-किस तरीके के हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सेक्शन ए है, टोटल हमारे कितने हैं 12 12 मार्क्स हैं। प्रश्न संख्या पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन है, श्वास नली से जुड़ी बीमारी को हम डैश कहते हैं। तो वह बीमारी जो हमारी श्वास नली से जुड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, ठीक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो बीमारी हमारी श्वास नली से जुड़ी होती है, इन चारों में से राइट आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट अस्थमा। अब पहले ही क्वेश्चन में आपको अथवा भी यहाँ पे देखने को मिल गया है। अब अथवा में क्वेश्चन क्या है? व्यक्ति के वजन का कितना प्रतिशत अधिक होने पर वह मोटा कहलाएगा? यानी कि व्यक्ति का जो वजन होता है, कितना परसेंट उस वजन से अधिक हो जाए तब हम उसे मोटा कहेंगे। ठीक है? आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। तो व्यक्ति के वजन का मिनिमम या फिर मैक्सिमम कह सकते हो 20% जो वजन है वो अधिक हो जाएगा तो हम उसे मोटा कहेंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया दोनों ही क्वेश्चन के। अब इंग्लिश में देख सकते हैं, डिजीज रिलेटेड टू respiratory tract is called asthma. Second है, why what percentage of person's weight is more will be called fat? तो it is 20%. सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ लीग टूर्नामेंट? तो ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में से आपका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, राउंड रोबिन टूर्नामेंट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो एमसीक्यू बेस्ड है तो आपको सीधा राइट आंसर बताना है, टाइम आपका वेस्ट नहीं। रिकली व जोन्स वरिष्ठ नागरिक परीक्षण को इन्होंने कब विकसित किया था? ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय, इट इज 2000 सॉरी 2001, यानी कि 2001 में रिकली व जोन्स ने वरिष्ठ नागरिक परीक्षण जो है इसको विकसित कर लिया था। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। फोर्थ की बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन से खिलाड़ी के भोजन संबंधी विकार होने के खतरे अधिक होते हैं? भारोत्तोलक राइट है, बॉक्सर यानी कि मुक्केबाज राइट है, लयबद्ध तैराक राइट है, यानी कि लिफ्टर बॉक्सर एंड रिदम स्विमर ये भी राइट है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अब देखो यहाँ पे मिलान वाले क्वेश्चन आ गए, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं ये सभी। मिलान निम्नलिखित में से सही का चुनाव कीजिए। देखो सबसे पहले है प्रथम रजोदर्शन, ये कब होता है? 21 से 35। ठीक है, एक सेकेंड। तो देखो पहले का हमारा बी हो गया, मासिक रक्तनाव ये कब होता है? बेसिकली ये होता है 21-35 पे मासिक रक्तनाव। जो प्रथम रजोदर्शन है ये पहला मासिक धर्म होता है। ठीक है, अब अनियमित मासिक रक्तस्राव ये कब होता है? तो ये अनियमित जो रक्तस्राव होता है उससे संबंधित। तो अगर हम यहाँ पे इस मेल में देखेंगे तो ऑप्शन फर्स्ट जो है हमारा ये सही हो जाएगा, पहले का बी, सेकंड का सी, तीसरे का ए। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रथम रजोदर्शन, प्रथम मासिक धर्म, मासिक रक्तनाव 21 टू 25 और अनियमित मासिक तनाव ये वाला। और इस तरीके से हमारा ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। एंड इसी तरीके से आप यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे, मिलान करेंगे तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, थर्ड सॉरी इसका हमारा सेकंड, इसका थर्ड और इसका फर्स्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरीके से हमें मिलान करना है। तो इसमें देखो सबसे पहला है एंटीबॉडी जो बॉडीज है वो उत्पन्न करता है। तो ये कार्य कौन करता है? ये कार्य करता है प्रोटीन। ठीक है,
सेकंड है आंतरिक भागों को सुरक्षा देता है। ये कार्य कौन करता है? ये कार्य करता है वसा। थर्ड है हड्डियां व दांतों, इन सभी के लिए आवश्यक होता है। तो क्या आवश्यक होता है इन सभी के लिए? इन सभी के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है। अब एक बच गया, रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है, तो ये लोहा है। तो आपको ये समझ में आ गया। इस तरीके से अब इसका हम मिलान देख लेते हैं। तो हम पहले दो देखते हैं कि पहले का फोर्थ, ठीक है, पहले का हमारा फोर्थ होना चाहिए और सेकंड का हमारा फर्स्ट होना चाहिए। तो देखते हैं भाई, पहले का फोर्थ कहाँ मिलेगा? ये रहा, और इसका फर्स्ट, हाँ ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप मिलान कर लेंगे। अब देखो जो मिलान वाले क्वेश्चन है ना, इसमें आपके एक एक नंबर के तीन तीन चार चार क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, कि आपको पता चल जाता है आखिर ये चीज है क्या। ठीक है, तो इन चीजों को बड़े अच्छे और ध्यान से समझते चलो। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे इंग्लिश में मैच कर सकते हैं। पहले का डी, ठीक है, और सेकेंड का ए, का बी, और इसका सी। इस तरीके से बी राइट हो जाएगा, बी वाला पार्ट। अब देखो यहाँ पे अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन भी आ गए। तो हो सकता है कि आपका जो दोबारा से अगर इसमें कुछ चेंजेस हो, तो इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन में चेंजेस हो जाए। ठीक है, अगर होगा तो, नहीं तो आपका सेम एज इट इज रहने वाला है। अभिकथन क्या कहता है हमारा? भोजन संबंधी विकार एक मानसिक बीमारी है। ठीक है, कारण भोजन संबंधी आदतों के कारण मानसिक नियंत्रण खो जाता है। अब देखो यहाँ पे जो अभिकथन है हमारा, ये तो हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन मानसिक नियंत्रण खो जाता है, ये हमारा गलत है। तो हम देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड जो है कि अभिकथन ए सत्य है, कारण आर, ये हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन समिति का कार्य नहीं है? तो इनमें से ऐसा कौन सा कार्य जो प्रबंधन समिति का नहीं है? पहला देखिए, लक्ष्य तैयार करना, राइट। मैच खेलने के लिए उपयुक्त मैच अधिकारी के समूह का चयन, राइट। मैच को करवाना, राइट। मैच स्थल की सजावट, ये गलत है, ये प्रबंधन समिति का कार्य नहीं है। ठीक है, इस तरीके से मैच वेन्यू एंड डेकोरेशन, इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कमिटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब एक फिर से मिलान आ गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलान है ये। पहला क्या है हमारा यहाँ पे? बाजू मोड़ने का परीक्षण। तो ये किससे संबंधित है? ये हमारे शरीर के ऊपरी भाग की जो गतिविधि है, इससे संबंधित है। सेकंड है ब्रेड स्ट्रेच परीक्षण। तो ये किससे संबंधित है? ये है हमारा, एक सेकेंड, हाँ, ये है हमारा ऊपरी भाग यानी कि कंधों की लचक से संबंधित है। अब इसी तरीके से थर्ड है हमारा 6 मिनट चाल परीक्षण। ये किससे संबंधित है? ये है हमारा हृदय वाहिका की पुष्टि से संबंधित। चेयर सेट एंड रीच परीक्षण, तो ये है हमारा शरीर के निचले भाग की लचक से संबंधित। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन पहला जो है, पहले का कहा, दूसरे का कहा, तीसरे का कहा, चौथे का कहा, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए? तो बाजू मोड़ने का ऑप्शन नंबर थर्ड, बैक स्ट्रेच परीक्षण सेकंड का थर्ड, और एक सेकंड सॉरी, 6 मिनट परीक्षण ये हृदय वाहिका पुष्टि है इसका। तो इस तरीके से ऑप्शन फर्स्ट हम यहाँ पे लगा लेंगे। एंड ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पे इंग्लिश में भी इसे मिलान कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 10 की बात करते हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और निम्न में से कौन सा सही है चुनिए। देखिए अभिकथन क्या है? अभिकथन का प्रोटीन कोशिका के निर्माण के लिए जरूरी तत्व है, राइट। तो अब जो कारण है, कारण में क्या बता रहा है? प्रोटीन ऊर्जा का स्रोत है। ये नहीं बता रहा है कि कोशिका के निर्माण में किस तरीके से जरूरी है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि है तो दोनों सही, कथन यानी कि का और खा दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन का स्पष्टीकरण नहीं है। क्योंकि यदि यहाँ पे किस तरीके से कोशिका का निर्माण करता है ये बताया होता तो समझ में आता, लेकिन यहाँ पे दूसरी ही विशेषता बता दिया कि ऊर्जा का स्रोत है, तो ये चीज नहीं बनती है। ठीक तो है दोनों, लेकिन स्पष्टीकरण यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फिर से एक अभिकथन और कारण है। अभिकथन क्या कहता है कि रिकली और जोन्स ने 2002 में वरिष्ठ नागरिक परीक्षण जो है ये कर लिया था। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक केवल वरिष्ठ नागरिकों की फिटनेस क्षमताओं को मापने के लिए होता है। अब देखो यहाँ पे अभी हमने एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देखा था जिसमें देखा था कि रिकली और जोन्स ने जो वरिष्ठ नागरिक परीक्षण वो कब विकसित किया है? 2001 में। तो यहाँ पे 2 दे रखा है यानी कि अभिकथन हमारा गलत है। तो अब हम देखते हैं अभिकथन ए, ये रहा।
ऑप्शन थर्ड। ए हमारा गलत है लेकिन आर हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा हमारा, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो 12 जो क्वेश्चन है इसमें आपके दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या कहता है कि महिलाओं तथा किशोरियों में प्रत्येक कितने दिन के अंतराल पर मासिक धर्म स्राव होता है, कितने दिनों के अंतराल में ये होता है। तो देखो चार ऑप्शन है, 10, 15, 15, 20, 5, 10। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 21 से 35 दिनों के बीच में। अब कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन इनमें से कौन सा है। ये चार ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ब्रेड और मक्खन। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन 4 और इसका भी ऑप्शन 4 राइट। इस तरीके से आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं, एट द इंटरवल ऑफ हाउ मेनी डेज ईच menstrual discharge occurs in women and adolescents girls। तो राइट आंसर है 21 से 35। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट रिच फूड, ब्रेड एंड बटर। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर का पार्ट फर्स्ट था, जिसमें सेक्शन ए में हमने जितने भी क्वेश्चन ऑन द बेसिक ऑफ एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। तो सेक्शन ए हमारा यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते जाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आता है सेक्शन नंबर बी, खंड ख, अंक दर है और यहाँ पे प्रश्न। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है पूरक आहार के किन्हीं दो प्रकारों को समझाना है। इसी में अथवा दिया हुआ है कि हमारे शरीर के लिए प्रोटीन आवश्यक है, इसके लिए कोई चार तर्क आपको दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे पूरक आहार जो है इसके दो प्रकार कौन से होते हैं। तो देखो बेसिकली आपसे दो पूछे गए, मैं आपको तीन बता रहा हूँ ताकि 3 मार्क्स में आ जाए तो वही आपको मार्क्स पूरे मिले। तो पहला देखो यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक आहार। अब ये प्राकृतिक आहार क्या होते हैं, ये ऐसे आहार होते हैं जो कि बेसिकली प्राकृतिक पदार्थों से निष्कासित किए जाते हैं, जैसे कि पेड़ों से, जानवरों से निष्कासित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अंकुरित दाल, अलसी का तेल, इस तरीके से। ठीक है, अब जो कृत्रिम पूरक आहार होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये वे आहार होते हैं जो निष्कासित कहाँ से किए जाते हैं, प्राकृतिक पदार्थों से, लेकिन इसमें मानव निर्मित जो रासायनिक कुछ प्रक्रिया होती है उसको मिलाकर इसे हम दूसरा पदार्थ बना देते हैं, जैसे कि दूध का पाउडर। तो हमने क्या किया, प्राकृतिक आहार में जो जानवर है, ठीक है, उससे दूध प्राप्त कर लिया। अब दूध को हमने रसायन के द्वारा उसका एक पाउडर बना दिया, ये आदिकृत्रिमिक हो गया। अब आता है कृत्रिम, यानी कि पूरी तरीके से मानव द्वारा, जैसे कि विटामिन की गोलियां बना देना। ये क्या है, ये मानव के द्वारा बनाया गया आहार। तो ये है पूरक आहार के कुछ प्रकार। तो ये तीन प्रकार हैं, प्राकृतिक पूर्णतः प्राकृतिक है, अधिक्रमिक जिसमें प्राकृतिक लेकर उसे द्वितीय क्रियाकलाप के तहत, यानी कि अब उसमें रसायन डाल के बनाना, और कृत्रिम जो पूर्ण रूप से कृत्रिम बनाया गया हो, जैसे विटामिन की गोली। तो पूरक आहार के कोई दो प्रकार, आई होप समझ गए होंगे। सेकंड क्या है, हमारे शरीर के लिए प्रोटीन आवश्यक है, कोई चार तत्व तो बताइए। हाँ भाई, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए काफी आवश्यक है। कैसे, तो हमारे शरीर के लिए प्रोटीन जो है वो एक कोशिका निर्माण का बहुत ही जरूरी तत्व है। पहला पॉइंट, कोशिका निर्माण के जरूरी तत्व के रूप में कार्य करता है। दूसरा, प्रोटीन जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी कभार जो सल्फर नामक के तत्व हैं इनसे बना होता है। ठीक है, तो प्रोटीन का कोई एक स्रोत नहीं है, बल्कि प्रोटीन के बहुत से स्रोत हमारे सामने मौजूद होते हैं। प्रोटीन शरीर में अमीनो अम्लों के द्वारा रक्त में मिल जाते हैं। प्रोटीन जो क्या होता है, अमीनो जो अम्ल होते हैं उनके साथ ही हमारे बॉडी में मिल जाता है, बॉडी के रक्त में मिल जाता है। इन अमीन अम्लों के द्वारा शरीर के द्वारा रक्त मांस जो है, देखिए रक्त जो है वो मांसपेशियों, नाखूनों, त्वचा, बालों, आंतरिक अंगों का निर्माण करता है। यानी कि प्रोटीन जो है हमारे शरीर के आंतरिक अंगों के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर नए ऊतक भी बनाता है, और कुछ जो हमारे शरीर के अंदर की टूटी फूटी संरचना होती है उसकी भी ये मरम्मत करता है। जल और अणुओं को संतुलन में लाता है, यानी कि हमारे शरीर में जो जल होता है उसकी जो कमी होती है, उसकी अधिकता जो होती है उसमें संतुलन लेके आता है। साथ ही साथ ऑक्सीजन, पोषक तत्व, इन सभी को कोशिकाओं तक लेके जाता है और एंटीबॉडीज को बनाता है। यानी कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सही मात्रा रहे, हमारे शरीर में पोषक तत्व जो हैं उनको कहाँ तक लेके जाता है, कोशिकाओं तक, ताकि वो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बना सके और हम हेल्दी रह सके।
प्रोटीन का अत्यधिक प्रयोग जो है वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। यानी कि प्रोटीन हम लें सही मात्रा में तो हमारा शरीर काफ़ी अच्छा बनेगा। लेकिन इसी का एक ही चीज़ है ना कि जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो उसी तरीके से प्रोटीन के 2 पहलू हैं। सही मात्रा में लोगे तो आपकी हेल्थ बनेगी, अधिक मात्रा में लोगे तो सिंपल सी बात है हानिकारक होगा और हानिकारक ऐसा नहीं बहुत बड़ा, हृदय रोग हो जाएगा आपको, स्ट्रोक हो जाएगा, गुर्दे में पथरी हो जाएगी, हार्ट अटैक आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 13 के हमारे दोनों क्वेश्चन उदक आहार के कोई 2 प्रकार और हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता के कोई 4 तर्क। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 13। अब इसी तरीके से आप इसे इंग्लिश में देख सकते हो। डिस्क्राइब एनी 2 टाइप्स ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट। तो कौन-कौन से? पहले नेचुरल, फिर सेमी आर्टिफिशियल एंड आर्टिफिशियल सप्लीमेंट। उसके बाद ऑप्शन में है प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, राइट एंड 4 आर्गुमेंट्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 आर्गुमेंट्स नहीं बल्कि कितने हैं? टोटल 6 आर्गुमेंट्स हैं, इनमें से कोई 4 आपको लिख दें। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 है योजना के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। तो देखो योजना के बहुत से उद्देश्य हैं, लेकिन 4 पूछा गया है। तो सबसे पहला देखिए अच्छा तालमेल बनाना। इसी में दूसरा ऐड कर दिया मैंने नियंत्रण स्थापित करना। गलती की संभावना को कम करता है। हमारे योजना बनाने से हमारा समय, हमारा धन और साधनों की जो बर्बादी होने वाली होती है, वो भी कम होती है। सभी संसाधनों का प्रयोग हम प्रभावशाली तरीके से और अपने लाभ के रूप में करते हैं। हम अपने प्रबंधन को काफ़ी प्रभावशाली बना लेते हैं। तो किसी भी कार्य को करने से पहले, किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके संबंध में योजना बनाने के ये कुछ लाभ यहाँ पे हमारे सामने आते हैं। ठीक है? टोटल आपसे 4 पूछे गए, मैंने आपको 6-7 बता दिए। ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से आप इंग्लिश में देख सकते हैं। राइट एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कीम्स। ठीक है? कौन-कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफ स्कीम्स यहाँ पे देख सकते हैं। अब 15 क्वेश्चन क्या कहता है? स्कोलियोल स्कोलियोसिस के कोई हमें 2 लक्षण बताने हैं और कोई 2 उपाय। तो सबसे पहले लक्षण समझिए। लक्षण क्या होता है कि एक कंधा ऊंचा और एक कंधा नीचा, यानी कि इस तरीके से एक कंधा ऊंचा, एक कंधा नीचा ऐसे होता है। इसमें कूल्हे ऊपर, एक कूल्हा क्या होगा ऊपर की तरफ, एक कूल्हा नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं शरीर का जो वजन है वो एक पैर पे ज्यादा होता है, एक पैर पे कम होता है। शरीर सीधा ना होकर झुका हुआ प्रतीत होता है। बेसिकली क्या होता है कि बॉडी का 1% जो भाग है वो 90 डिग्री मतलब हम कह सकते हैं 95 डिग्री पे और एक जो है वो 85 डिग्री पे रहता है, ऐसे हम कह सकते हैं। अब इसमें कंधा कह लो, कूल्हा कह लो, शरीर का वजन कह लो, पैर का इधर उधर कहना कह लो, ये सारे। अब इसके कुछ हम सुधारात्मक उपाय की बात करते हैं। तो सुधारात्मक उपाय में हम क्या कर सकते हैं कि हमें कुछ ऐसे व्यायाम करने चाहिए जिसमें नीचे वाला कंधा जो है वो ऊपर जाए और ऊपर वाला जो कंधा है वो हमारा नीचे आए। एग्जाम्पल के लिए अधोमुख आसन। ठीक है? तैराकी करनी चाहिए, त्रिकोण आसन करना चाहिए, हमें लटकना चाहिए, सख्त व्यायाम हमें करना चाहिए। तो ये हैं स्कोलियोसिस के कुछ लक्षण और इसके कुछ सुधारात्मक उपाय। ठीक है? तो 15 का हमारा ये क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से आप इसे इंग्लिश में देखिए। डिस्क्राइब एनी 2 सिम्पटम्स ऑफ करेक्टिव मेजर्स ऑफ सोशलिस। सिम्पटम्स ऑफ एंड करेक्टिव मेजर। अब देखो इसमें एक आ जाता है परीक्षण वाला। परीक्षण करना है हमें किस चीज का? कुर्सी पर बैठने का परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 16। तो सबसे पहले कुर्सी पे बैठने के परीक्षण के लिए एक विशेष उपकरण चाहिए होता है। बेसिकली उपकरण क्या होता है कि सीधा बैठना है लगभग 44 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। ठीक है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए शरीर के निचले भक्ति के मापन के लिए चेयर स्टैंड परीक्षण के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो नागरिक वरिष्ठ हैं उनके शरीर का जो निचला भाग होता है उसके परीक्षण के लिए चेयर स्टैंड परीक्षण उपयोग किया जाता है। इस परीक्षण में क्या होता है मुख्यतः पैरों की शक्ति जो है उसका मापन यहाँ पे किया जाता है। जो वरिष्ठ नागरिकों को बस में चढ़ते समय, उतरते समय, सीढ़ियों में चढ़ते उतरते समय, कुर्सी पर बैठने आदि कार्यों के लिए जरूरी होता है। इस तरीके से कुर्सी पर बैठने और पहुंचने का जो परीक्षण है वो किया जाता है। ठीक है? तो बेसिकली छोटा सा आंसर था, 2 मार्क्स में पूछा गया तो मैंने आपको आंसर। अब इस तरीके से हमारा जो 2-2 मार्क्स का यहाँ पे सीरीज चली थी। क्वेश्चन नंबर 13 में 2 क्वेश्चन थे हमारे यहाँ पे 2-2 मार्क्स के। ये हमने क्वेश्चन के आंसर देख लिए और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 योजना आयोग के 4 उद्देश्य। योजना आयोग नहीं है, योजना के 4 उद्देश्य। ठीक है? फिर 15 हमने देख लिया यहाँ पे एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमने 16 भी कंप्लीट कर लिया।
एक्सप्लेन द टेस्ट सिटिंग ऑन चेयर एंड रीचिंग। अब यहाँ पे चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन में। अब देखो हमारे 3-3 मार्क्स के यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन आने वाले हैं। अराउंड हम कह सकते हैं कि 10 क्वेश्चन हमारे 3-3 मार्क्स के पूछे जाए। अब इसी में देखो क्वेश्चन नंबर 17 यानी 3 मार्क्स के पहले ही क्वेश्चन में आपको चॉइस देखने को मिल गई है। तो बहुत अच्छी बात है, चॉइस आपको मिल रही है। पहला क्वेश्चन देखो 17 में क्या पूछा है, नॉक आउट टूर्नामेंट्स के लाभ तथा हानियां देखिए। बेसिकली हमें क्या करना है, 3 लाभ और 3 हानियां लिखनी है 3 मार्क्स का। 2 मार्क्स का होता तो 2-2 लिखनी होती। अथवा में पूछा गया है प्रतियोगिता की समाप्ति पर किन्हीं 6 समितियों के हमें कार्य बताने। ठीक है, तो सबसे पहले नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभ तथा हानियां समझते हैं। देखो नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभ क्या होते हैं, तो सबसे पहला नॉकआउट टूर्नामेंट के जो परिणाम होते हैं वो काफी जल्दी आ जाते हैं। खेल अधिकारियों की इसमें आवश्यकता कम होती है। साथ ही साथ टूर्नामेंट से बाहर होने के भय के कारण मुकाबला जो है वो काफी ज्यादा रोमांचक हो जाता है। यानी कि देखो सिंपल सा है कि नॉकआउट जो होते हैं इनमें हमें कम अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें मुकाबले से बाहर होने की, अगर हार गए, अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ तो टीम से बाहर होने का भी खतरा होता है। इसीलिए ये खेल काफी रोमांचक बन जाता है और इसका परिणाम भी जल्दी आ जाता है। अब इसके कुछ हानियां भी हैं, क्योंकि अच्छी टीम की शुरुआती चक्कर में बाहर होने के कारण टूर्नामेंट का रोमांच खत्म। यानी कि कोई अच्छी टीम है, उसके खिलाड़ियों के दिमाग में ये भर दिया जाए, अगर आपने सही से नहीं खेला तो आपको बाहर कर दें। तो ऐसे में क्या होता है कि वो सही तरीके से खेल नहीं पाते। कमजोर टीम को भी टूर्नामेंट में आसानी से स्थान जो है यहाँ पे मिल जाता है। टूर्नामेंट से बाहर हो जाने के भय के कारण खिलाड़ी पर दबाव पड़ता है, जिससे उनके स्वास्थ्य, उनके प्रदर्शन पर काफी नेगेटिव प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। प्रतिभाशाली खिलाड़ी का चयन कई बार क्या होता है, जो शुरुआती राउंड होता है उसमें हार जाने के कारण ही नहीं किया जाता, बल्कि बहुत सारे राउंड लेने चाहिए, 2-3 राउंड लेने चाहिए, तब जाके उसको हमें निकालना चाहिए या उसे रखना चाहिए। ठीक है, तो नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभ क्या है, इसकी हानियां क्या है, पहले लाभ हमने देख लिया, फिर इसकी हानियां देखी। आई होप आपको ये पॉइंट इजीली तरीके से यहाँ पे क्लैरिफाई हो गया। अथवा में समझिए कि प्रतियोगिता की जब हम समाप्ति कर देते हैं उसके बाद किन्हीं 6 समितियों का यहाँ पे वर्णन करें। कौन सी 6 समितियां रहने वाली हैं। पहली समिति देखिए प्रचार समिति। ये क्या करती है, ये प्रतियोगिता के बाद ये देखती है कि प्रचार पर होने वाला जो खर्च है उसकी जानकारी किसे देती है, आयोजन समिति को, और मीडिया को भी ये रिपोर्ट भेज देती है कि हमारे इस कार्यक्रम में इतना पैसा खर्च हुआ। क्रय समिति क्या करती है, ये उपकरण, वस्तु, इन सभी की खर्च की जानकारी रखती है कि कितना कहाँ पे खर्चा हुआ है, कितना किसे लेना है, किससे कितना देना है। ये होगी क्रय शक्ति। वित्तीय शक्ति क्या करती है, सॉरी वित्तीय समिति, ये प्रतियोगिता में कुल कितना व्यय हुआ है, ठीक है, कुल कितना खर्चा हुआ है, इसका लेखा जोखा रखती है और ये बजट से समीक्षा करती है। खेल मैदान व उपकरण समिति ये क्या करती है, प्रतियोगिता के बाद में प्रयोग में लाए गए जितने भी उपकरण होते हैं उन सभी को क्या करती है कि प्रबंधन समिति को उपलब्ध कराती है। अभी हमने देखा था प्रबंधन समिति कौन सी होती है, एक सेकेंड, हाँ, जो पूरे खेल का प्रबंध करे। ठीक है, तो प्रबंधन समिति को उपलब्ध कराती है जितने भी खेल से संबंधित उपकरण होते हैं, और वो देखती है कि क्या मैदान पर कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, खेल उपकरण में कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो उसे सही कराने की जिम्मेदारी भी खेल मैदान परीक्षण समिति की ही होती है। प्राथमिक चिकित्सा समिति, खेल के बाद ये देखा जाता है किसी को चोट वगैरह तो नहीं लग गई है, उससे संबंधित चिकित्सा के जितने भी व्यय वगैरह होते हैं, कितने लोग आए, इन सभी की जानकारी वगैरह इसमें रखी जाती है। पुरस्कार वितरण समिति, सिंपल सी बात है, सजावट समारोह समिति के साथ मिलकर ये सभी देखते हैं कि किस किस को क्या पुरस्कार देना है, किस स्तर के ऊपर। आयोजन प्रबंधन समिति, ये समिति क्या करती है, जितनी भी समितियां होती हैं उन सभी से रिपोर्ट लेती है, उन पर विचार विमर्श करती है, फिर सभी जानकारी और रिपोर्ट का एक रिकॉर्ड प्रशासनिक निदेशक की उपलब्ध में कराना इस समिति का प्रमुख कार्य यहाँ पे। तो बेसिकली जब खेल समाप्त हो जाता है तो विभिन्न समितियां बनती हैं, प्रचार समिति, क्रय समिति, मतलब बनी क्या होती है, बनी ही होती हैं, बस इनका कार्य हो जाता है शुरुआत। वित्तीय, खेल मैदान, उपकरण, प्राथमिक चिकित्सा, पुरस्कार और आयोजन वितरण। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 17 के ये हमारे दोनों ही पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो 17 कंप्लीट हो गया। अब इसे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो यहाँ से देख सकते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, स्टेट द फंक्शंस ऑफ एनी 6 कमिटीज एट द एंड ऑफ कंपटीशन। तो सबसे पहले बेनिफिट ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट्स एंड इसके डिसएडवांटेज।
Then the function of various committees at the end of committees are as follows: public committee, purchase committee, financial committee, sport ground and equipment committee, first aid committee, prize distribution committee एंड सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट कमेटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है हमारा, 3 मार्क्स का है। मधुमेह का अर्थ क्या होता है तथा मधुमेह को नियंत्रित करने की एक आसन विधि बताइए। तो देखो, मधुमेह से संबंधित ही आपसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मधुमेह है क्या? तो मधुमेह जो है वो हमारे शरीर के जो रक्त होता है, ठीक है, हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसमें शुगर के स्तर को बढ़ा देती है। रक्त में शुगर के स्तर को नियंत्रित करने के लिए, शुगर के लिए इंसुलिन नामक जो हार्मोन है वो हमारे लिए काफी उपयोगी शामिल होता है। मधुमेह एक खतरनाक बीमारी है जिसे नियंत्रित नहीं किया गया तो हमारे गुर्दे फेल हो सकते हैं, आंखों की रोशनी जा सकती है, हृदय वाहिका संबंधित बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न हो सकती हैं, हार्ट अटैक आ सकता है। बहुत सी बीमारियां मधुमेह से हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाएंगी और मोस्ट प्रोबेबली आपकी डेथ भी हो सकती है। तो काफी खतरनाक बीमारी। मधुमेह का कारण होता है कि लोग जो हैं वो अपनी स्वास्थ्य जीवन शैली में व्यायाम नहीं कर रहे होते हैं, उन्होंने सैर को त्याग दिया है, चल नहीं रहे होते हैं। मधुमेह के कारण व्यक्ति को थकावट बहुत ज़्यादा होने लगती है, उसे बार-बार पेशाब करने का एहसास होता है कि मुझे बार-बार पेशाब करने जाना चाहिए। हाथों व पैर जो है उसके कई बार शून्य पड़ जाते हैं, कार्य नहीं करते हैं, दृष्टि उनकी धुंधली पड़ने लगती है। शरीर का जो भार है वो अत्यधिक या तो कम हो जाएगा या फिर अत्यधिक बढ़ जाएगा। घाव या चोट हो लग गई है उन्हें तो जल्दी से वो घाव नहीं बनते। तो ये है मधुमेह के लक्षण, कारण, उसकी विशेषता, ठीक है? अब इससे निपटा कैसे जाए? इसके लिए एक आसन विधि, बहुत सी आसन विधियाँ हैं, भुजंगासन है, ठीक है? पवन मुक्त आसन है और भी बहुत सारे आसन हैं। तो इसमें से हम एक जो भुजंगासन है इसके बारे में हम बात करते हैं, भुजंग आसन। तो इसको करने से पहले जो स्थिति है वो क्या रखनी है आपको कि पेट के बल आपको ज़मीन पर सीधे लेट जाना है, ठीक है? इसको करने से पहले। अब देखो, पूरी स्थिति होगी, दोनों पैरों को आपस में मिलाकर पीछे की ओर अधिक से अधिक आपने खिंचाव देना है। पहले आपने पैर मिला लिए दोनों, उसके बाद पीछे की ओर खींचना है। दोनों हाथों की जो कोहनियाँ हैं, उनसे मोड़कर कंधों के नीचे रखे उँगलियाँ जो है उन्हें बाहर की ओर तथा आपस में मिलाई। श्वास भरते हुए छाती के भाग को धीरे-धीरे नाभि तक ऊपर की ओर उठा दें। सिर और गर्दन को भी ऊपर उठाएँ। श्वास छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएँ। सिंपल सी बात है। पहले आपको क्या करना है, पेट के बल ज़मीन पे लेट जाना है। उसके बाद आपके जो दोनों पैर हैं, उनको आपको पीछे मिलाकर अत्यधिक खिंचाव देना है, ठीक है? अपने हाथों से। दोनों हाथों की जो कोहनियाँ रहेंगी, उन्हें मोड़कर कंधों के नीचे तक लेके आना है और उँगलियाँ बाहर की ओर रखें और आपस में मिली हुई हों, ऐसे रखें। श्वास भरते-भरते छाती के भाग को धीरे-धीरे नाभि तक उठाने की कोशिश करें। सिर और गर्दन को भी ऊपर उठाएँ और धीरे-धीरे श्वास छोड़ते हुए पूरी प्रक्रिया को नेगेटिव पॉइंट में दोहराते हुए वापस से पूर्व की स्थिति में आ जाएँ। तो ये होता है मधुमेह और इससे संबंधित एक आसन। क्वेश्चन नंबर 18 आई होप आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायबिटीज एंड राइट द मेथड ऑफ एन आसन टू कंट्रोल डायबिटीज। क्या है डायबिटीज और आसन इसका मेथड क्या है? तो बुझगांस 19 क्वेश्चन है, कुवट पीछे को इसके 3 लक्षण तथा सुधारात्मक उपाय बताओ। तो कुवट पीछे को के 3 लक्षण समझिए। पहला लक्षण क्या है कि स्कैप्यूला के बीच में दूरी बढ़ने लगती है। आपने बुक में चित्र देखा होगा तो उसमें समझ में आ रहा होगा कि स्कैप्यूला क्या होता है। उसके बीच में जो दूरी होती है वो बढ़ने लगती है। कंधे और जो गर्दन होती है वो हमारे आगे की तरफ झुके हुए नजर आते हैं। पूरा का पूरा शरीर इवन आगे की ओर हमारा झुका हुआ होता है। छाती की जो मांसपेशियां होती हैं उनकी लंबाई काफी छोटी होने लगती है और हमारे शरीर का संतुलन जो होता है वो भी एक तरीके से खराब होने लगता है। कुवट पीछे को के सुधारात्मक उपाय, तो ये तो हमने देख लिए कि इसके लक्षण क्या होते हैं कुवट पीछे। अब इसके सुधारात्मक उपाय क्या है? उपाय देखो, तो हमें उन व्यायामों का प्रयोग करना चाहिए जिनको करने से हमारी छाती की जो मांसपेशियां हैं उनकी लंबाई में वृद्धि हो तथा थोरासिस क्षेत्र की पीठ की मांसपेशियों की शक्ति में वृद्धि हो, जैसे कि चक्रासन, भुजंगासन या फिर धनुरासन। ऐसे आसन हमें करने चाहिए जिससे हमारी छाती की मांसपेशियों की लंबाई में वृद्धि हो। तकिए की सहायता से गर्दन को एक्सटेंशन करना चाहिए। स्विस बॉल पर विपरीत दिशा में हमें पीछे की ओर मुड़ना चाहिए। विपरीत दिशा में हमें वाटरफ्लाई करना चाहिए, इस तरीके।
तो कुवट पीछे को के जो सुधारात्मक उपाय हैं वो क्या हैं और इसके लक्षण क्या हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियरफाई हो चुकी होंगी। ठीक है, तो 19 कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से आप इंग्लिश में देख सकते हैं। राइट एनी 3 सिम्टम्स ऑफ बिहाइंड हम एंड कलेक्टिव मेजरमेंट। सबसे पहले सिम्टम्स ऑफ हम्बैक, तरीके से जो हम एंड कलेक्टिव मेजरमेंट, इसे आप हम्बैक भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड रिमाइंडर मैच्योर्स टू हम्बैक। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे बेसिकली वरिष्ठ नागरिकों के लिए एरोबिक सहन क्षमता परीक्षण लिखना है। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो एरोबिक सहन क्षमता परीक्षण है, इसके बारे में हमें समझाना है। तो देखो, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य ये होता है कि एरोबिक सहन क्षमता का मूल्यांकन करना। कैसे? ये दूरियों को तय करने, सीढ़ियों को चढ़ने उतरने, खरीदारी करने तथा पर्यटन आदि के लिए लोगों के लिए आवश्यक होता है, यानी कि उसके लिए एक तरीके कह सकते हैं उद्देश्यपूर्ण। इसके लिए उपकरण कौन-कौन से चाहिए होते हैं? तो पहले समतल स्तर लगभग 20x5 गज, मापने का फीता और एक विराम घड़ी यानी कि स्टॉप वॉच। तो कौन-कौन से आवश्यक उपकरण हो गए? पहले समतल स्तर होना चाहिए 20x5 गज का, और मापने का एक फीता होना चाहिए और एक स्टॉप वॉच। फिर इसकी प्रक्रिया कैसी होती है? तो इसके तहत चलने हेतु दूरी अथवा मार्ग को 12 से 45 मीटर अथवा 50 गज के आयताकार क्षेत्र में चिन्हित किया जाता है, जिसमें तय की गई दूरी को दिखाने के लिए कई अंतरालों पर चिन्ह रखे जाते हैं। फिर जो परीक्षार्थी होता है, यानी कि जो उसको करने आया है इस प्रशिक्षण को, वो लगभग 6 मिनट की अवधि में अधिक से अधिक दूरी को जल्द से जल्द उसे तय करने को कहा जाता है। प्रतिभागी को अभ्यास का अवसर एक ही बार प्रदान किया जाता है। प्रतिभागी अपनी इच्छा अनुसार कभी भी रुक सकता है और तय की गई दूरी पर परीक्षार्थी जो उसका स्कोर चिन्हित किया जाता है और फिर उसे बता दिया जाता है कि तुम्हारी जो एरोबिक सहन क्षमता है वो कितनी है। ठीक है, तो एरोबिक सहन क्षमता के उद्देश्य क्या है, इसके लिए उपकरण क्या चाहिए और इसकी प्रक्रिया क्या होती है। आई होप आप ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे इजीली तरीके से क्लियर हो चुके हैं। 20 in English. Write any aerobic endurance test for senior citizens. Sorry, write and अब देख लो पहले ऑब्जेक्टिव्स, इक्विपमेंट्स एंड नीडेड, एंड जो प्रोड्यूसर है वो क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 मार्क्स में एक और आपको ऑप्शन देखने को मिल गया है। फॉर एग्जाम्पल, महिला खिलाड़ी त्रय क्या होता है, किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। ठीक है, महिला खिलाड़ी जो त्रय है वो क्या होता है और इसमें से किन्हीं दो का हमें विस्तार से वर्णन। अथवा में पूछा गया है ऋतुरोध या फिर हम कह सकते हैं रंजारोध, तो हम यहाँ पे रंजारोध कहने वाले हैं, रंजारोध। इसके कारण महिलाओं के शरीर में होने वाले किन्हीं 3 लक्षणों का हमें यहाँ पे वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम महिला खिलाड़ी त्रय के बारे में। तो देखो, महिला खिलाड़ी त्रय होता क्या है? तो बेसिकली महिला खिलाड़ियों में होने वाले जो रोगों के लक्षण हैं, उनके समावेश, उनके रोग इसी से संबंधित होते हैं। तो बेसिकली महिला खिलाड़ी त्रय क्या होता है? ये महिलाओं में जो होने वाले रोग होते हैं, उनके लक्षणों का समावेश कहलाता है। अब इसमें क्या-क्या आता है? तो अश्लील सुविशता, रजोरोध, खाने संबंधी विकार, ये सभी क्या है? एक गंभीर बीमारी, जिनसे जीवन में लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरनाक परिणाम होते हैं। इन रोगों को 3 समूह में विभाजित किया जाता है, जो कि ये 3 समूह हैं यहाँ पे। अब इन 3 में से कोई 2 का हमें वर्णन करना था, तो उन 2 को हम कर लेते हैं। ठीक है? तो महिला खिलाड़ी जो खिलाड़ी है वो क्या है? महिला खिलाड़ियों में होने वाले रोगों के जो लक्षण हैं, उनके समावेश व रोग, इसको कहते हैं। अब 2 तरह कौन-कौन से हैं? देखो हैं तो 3, 1, 2 और 3। तो पहला क्या है? रंजोरोध। तो इसमें क्या होता है कि प्रजनन योग्य आयु वाली जो स्त्रियाँ होती हैं, उनमें मासिक स्राव नहीं होता है। ठीक है? स्त्रियों में मासिक स्राव नहीं होगा यदि वो प्रजनन के योग्य है, या फिर आरंभ होकर कई महीनों तक मासिक धर्म उन्हें आएगा ही नहीं। ठीक है? इसीलिए इसे हम रंजरोध कहते हैं। इसका प्रमुख कारण होता है कि अधिक तीव्रता वाले व्यायाम या फिर शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप कम कैलोरी वाला भोजन, यानी कि ऐसा भोजन जो कि आप जिसमें कम कैलोरीज पाई जाती है वो करते हैं, ये भी उसका एक कारण है। इसी कारण से महिलाओं के मासिक धर्म में अनियमितता आती है और कई बार तो ये कई महीनों तक भी रुक जाते हैं, जो कि महिलाओं के लिए काफी एक गंभीर समस्या है। इसके कई कारण होते हैं, हमारे खान-पान की वजह से, हार्मोन्स के बदलाव होने की वजह से, तीव्र रक्तस्राव की वजह से, मासिक धर्म होता है उसकी वजह से,
अधिक से अधिक प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा की वजह से भी ये सारी चीजें जो है वो होती हैं। तो पहला आपको समझ में आ गया रंजोर। दूसरा है भोजन संबंधी विकार। इसका क्या मतलब? तो जब व्यक्ति या फिर महिला सामान्य से अधिक मात्रा में या फिर बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि जितना भोजन चाहिए या तो उससे कम खा रही है या तो उससे ज्यादा खाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं इसका एक कारण बनती है। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जो कि दो प्रकार की होती है। एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा क्षुधा अभाव तथा बुलिमिया अतिशय क्षुधा। इस तरीके की ये दो बीमारी बनती है इसकी वजह से। तो आपको समझ में आ गया महिला खिलाड़ी तय क्या है, रंजोरोध और भोजन संबंधी विकार। अब दूसरा क्वेश्चन देखो इसी में, ऋतु रोध या फिर कह सकते हैं रंजो रोध के कारण महिलाओं के शरीर में होने वाले इन्हीं तीन लक्षणों का हमें यहाँ पे वर्णन करना है। कौन कौन से तीन लक्षण यहाँ पे होते हैं? मैं बेसिकली देखो आपको यहाँ पे 4 से 5 बताने वाला हूँ। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बताया है, जितना मैं आपको बताता हूँ उसमें से आप ज्यादा नहीं तो 50 प्लस याद रख लीजिए, 50 से 60%, और जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा लिख दीजिए आंसर में और आपको मार्क्स मिल। तो देखो, रंजो रोग के कारण महिलाओं के शरीर में होने वाले लक्षण, सबसे पहला ऋतुधर्म में अनुपस्थिति। ये जो विकार है वो क्या करता है, शरीर में विभिन्न परिस्थितियों में असंतुलित भोजन, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, उच्च चिंताएं, लगातार दवाई का सेवन, इन सभी की वजह से जो ऋतु धर्म होता है इसकी अनुपस्थिति होती है। दूसरा, असामान्य ऋतु धर्म लक्षण। कैसे? बहुत सी लड़कियों में ये लक्षण जैसे कि दर्द, कमर दर्द, छाती में जलन, सिर दर्द, कब्ज, अवसाद, चिड़चिड़ापन या फिर चिंता, ऐसी परिस्थितियां इसकी वजह से बनती हैं। तीसरा, लंबे अवधि तक गौड़ ऋतु, यानी कि ऋतु रोध के कारण कई बार महिलाओं को लंबे समय तक किसी भी प्रकार का कोई ऋतुस्राव है वो नहीं होता है, या फिर कह सकते हैं मासिक स्राव जो वो बढ़ जाता है, जिससे शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। असामान्य मासिक धर्म, यानी कि सामान्य रूप से मासिक धर्म का टाइम कितना होता है, 21 से 35 दिन का, परंतु ऋतु रोध के कारण ये असामान्य भी हो सकता है, पहले भी आ सकता है और ये कई महीनों तक के बाद भी आ सकता है। ऋतु दर्शन या फिर रजा दर्शन, तो ऋतु रोध के कारण ऋतु दर्शन या फिर जो प्रथम रजो दर्शन होता है, इसमें भी महिलाओं को देर हो सकती है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि महिलाओं में, ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा, रजा रोध के कारण कौन कौन से जो लक्षण है वो इसमें होने लगते हैं। तो सबसे पहले हमने समझा महिला खिलाड़ी रह के बारे में, जिसमें रंजो रोध भोजन संबंधी विकार आ जाते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन हमने समझा रंजो रोग के कारण महिलाओं के शरीर में होने वाले कोई तीन लक्षण। ठीक है, ऋतुधर्म की अनुपस्थिति, असामान्य लंबी अवधि तक गौड़ और असामान्य मासिक धर्म ऋतुधर्म है रजत। अब इसी तरीकों को आपको इंग्लिश में समझें। व्हाट आर द फीमेल प्लेयर्स राइट्स डिस्क्राइब एनी टू। सेकेंड है इसी में, राइट एनी थ्री सिम्टम्स दैट ऑक्यर, कहाँ गया, एक सेकेंड, ऊपर हो गया, एक सेकेंड, हाँ, ऑक्यर इन वुमेन बॉडी ड्यूटी, मेंस्ट्रुएशन और मेनोपॉज। अब इस तरीके से आपको ये 3 पॉइंट पहले इसमें लिखने हैं, फीमेल पेयर राइट्स, एंड उसके बाद ये 5 पॉइंट आपको इस वाले में लिख देना। तो क्वेश्चन नंबर 21 आई होप आपको पूरी तरीके से अच्छे से क्लियर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि विशेष जरूरतों वाले बच्चों अथवा दिव्यांगों के लिए शारीरिक क्रियाओं की किन्हीं 6 लाभों को हमें यहाँ पे समझाना। तो 6 लाभ ऐसे कौन से हैं जिसे विशेष जरूरतों वाले बच्चे दिव्यांगों के लिए शारीरिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखो, सबसे पहला आता है शारीरिक सुधार। तो शारीरिक सुधार कैसे? एकाग्रता, लचक में सुधार, शक्ति एवं सहनशीलता में सुधार आते हैं। सिंपल सी बात है कि विशेष जरूरत वाले बच्चे यानी कि दिव्यांग, ये जब शारीरिक क्रियाओं में भाग लेते हैं तो इनकी एकाग्रता बढ़ती है, लचक में सुधार आता है, इनकी शक्ति और सहनशीलता में सुधार आता है, हृदय संबंधी जो सुधार होते हैं वो भी आते हैं, मोटापे की संभावना कम हो जाती है, हड्डियां मजबूत होती हैं। तो ये होते हैं शारीरिक सुधार। स्वास्थ्य, दिव्यांगों के लिए स्वास्थ्य स्तर में बढ़ोतरी होती है, उनके विकार होने की संभावना कम हो जाती है। फिर आता है कार्य क्षमता। शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने वाले जो दिव्यांग होते हैं उनके कार्य क्षमता काफी बढ़ जाती है, वो विभिन्न कार्यों में अब बहुत देर तक कार्य कर सकते हैं। फिर आता है मानसिक सुधार, मनोदशा तथा सुयोग्यता में सुधार होता है। कैसे? वो अवसाद कम कर सकते हैं,
चिंता के स्तर को कम सकते हैं, सोचने समझने की शक्ति उनकी बढ़ती है। आत्मसम्मान, सारी क्रियाओं में भाग लेने वाले जो दिव्यांग होते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास बनता है कि मैं इसे कर सकता हूँ। उसके उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना आती है कि मुझे आत्मसम्मान मिलना चाहिए। व्यक्तित्व, दिव्यांगों के लिए व्यक्तित्व के सभी पक्षों को, एक व्यक्ति के लिए उसके व्यक्तित्व से संबंधित, उसकी पर्सनैलिटी से संबंधित जितने भी गुण होते हैं, उन सभी का निखार करता है। सामाजिक लाभ क्या होते हैं? सबसे पहले तो उसे आज़ादी का अनुभव होता है कि मैं आज़ाद हूँ। हालाँकि मैं वैसे ही दिव्यांग हूँ, लेकिन आज़ाद हूँ। नए-नए उसके दोस्त बनते हैं, नए-नए अनुभव प्राप्त होते हैं, वो दोष रोपण से बचता है। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत होती हैं? जब शारीरिक क्रियाओं में कोई विशेष ज़रूरत वाला बच्चा या फिर कोई दिव्यांग उसमें भाग लेता है। तो कौन-कौन से 6 लाभ होते हैं उसे? शारीरिक सुधार आता है, उसके स्वास्थ्य में सुधार आता है, कार्य क्षमता उसकी बढ़ जाती है, मानसिक सुधार आता है उसके अंदर, आत्मसम्मान की भावनाएँ जागृत होती हैं, व्यक्तित्व में निखार आता है और कई प्रकार के सामाजिक लाभ भी सामने आते हैं। अब इसी तरीके से आप इसे इंग्लिश में देख सकते हैं। डिस्क्राइब एनी 6 बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स और डिसेबिलिटीज। सबसे पहले फिजिकल इम्प्रूवमेंट, हेल्थ, वर्क इफिशिएंसी, मेंटल इम्प्रूवमेंट, सेल्फ स्टीम एंड पर्सनैलिटी एंड देन सोशल बेनिफिट। कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आ जाता है 23, घुटनों के आपस में टकराने के हमें लक्षण बताने, इसके कारण और उपाय। तो एक लक्षण, एक कारण, एक उपाय, मतलब बेसिकली एक एक मार्क्स दिया। तो लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले तो घुटने के आपस में टकराने के लक्षण, खड़े रहने की उस स्थिति में दोनों घुटने आपस में स्पर्श होते हैं, यानी कि दोनों घुटने जो है वो इस तरीके से आपस में स्पर्श होते हैं। ठीक है। चलते समय क्या होता है कि घुटने जो है वो आपस में स्पर्श होते हैं। दौड़ते समय बेसिकली घुटने आपस में कब टकराते हैं? जब आपस में स्पर्श करेंगे। ये चलते समय, दौड़ते समय इस तरीके से होता है। अब इसके कारण क्या होते हैं? तो सबसे पहला कारण होता है कुपोषण, दूसरा मोटापा, तीसरा विटामिन डी की कमी, चौथा रिकेटस नामक रोग और समय से पहले बच्चों के चलने की आदत का विकसित हो जाना। ये होते हैं घुटनों के आपस में टकराने के कारण। अब इसके उपाय क्या हैं? तो आप घुड़सवारी कर सकते हो, आप पद्मासन आसन कर सकते हो, दोनों घुटनों के बीच में तकिया लगाकर आप खड़े रह सकते हो, वॉकिंग कैपिलट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, पैर को सीधा रख के उसे ऊपर की तरफ उठा सकते हो लेटकर, घुटनों के नीचे तौलिया रखकर पैर सीधा रख के तकियों के घुटने पे नीचे की ओर दबा सकते हो। तो ऐसे करके आप जो है अपने इस विकार को कहीं न कहीं कुछ हद तक कम कर सकते हो। ठीक है? तो घुटनों के आपस में टकराने के लक्षण क्या होते हैं? इसके कारण क्या होते हैं? और इसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है? आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे ईज़िली तरीके से क्लियर हो गए। अब देखो 23rd क्या कहता है? राइट एनी सिम्पटम्स, केस एंड रेमेडियल मेथड फॉर कोल्डिंग नीज। तो सबसे पहले इसके सिम्पटम्स क्या हैं? ठीक है? किस कारण की वजह से होता है? और इसके करेक्टिव्स। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि अस्थमा से आप क्या समझते हैं? और कोई एक आसन विधि से बताइए जिससे अस्थमा को रोका जा सकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे अस्थमा क्या है। तो बेसिकली अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारी श्वास नलिकाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने देखा था कि श्वास नली से संबंधित कौन सी बीमारी है? तो अस्थमा। इन नलिकाओं के भीतर में क्या होता है? नलिकाओं के भीतर की जो दीवारें होती हैं, यानी कि मांसपेशियां जो होती हैं नलिकाओं के भीतर की दीवारों में, उन पर सूजन आ जाती है। साथ ही साथ उन्हें बहुत ही संवेदनशील बना देती है। अगर छोटे से छोटी चोट भी वहाँ पे लगती है, छोटा-सा स्पर्श भी होता है, तो वहाँ पे एक तीखी प्रतिक्रिया सामने आती है अस्थमा के बारे में। इस प्रतिक्रिया से क्या होता है? नलिकाएँ संकुचित हो जाती हैं। इससे फेफड़ों में हवा की मात्रा कम हो जाती है, जिससे रोग ग्रसित व्यक्ति को साँस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। अब अस्थमा के बहुत सारे कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं है। जैसे कि धूल, धुआँ, वायु प्रदूषण, आनुवंशिकता के आधार पे भी हो सकता है, परागकण भी हो सकते हैं, जानवरों की त्वचा, बाल, पंख, ये भी इसके प्रमुख कारण बन सकते हैं। अगर इससे हमें छुटकारा पाना है, इससे हमें एक तरीके से कह सकते हैं कि कुछ निजात पानी है, तो क्या करेंगे? हम आसन करेंगे। सुखासन, गौमुखासन, पर्वतासन, चक्रासन, भुजंगासन, मत्स्यासन, ऐसे बहुत से आसन हैं जिसके द्वारा हम इसे खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक आसन की विधि ली है सुखासन। अब इस विधि को हम यहाँ पे कंप्लीटली समझें। देखो, इस आसन को करने से पहले आपको क्या करना होगा पूरी स्थिति में? दोनों पैर सामने की ओर रखकर आपको सीधे बैठना होगा, यानी कि एक तरीके से ऐसे आपको बैठना होगा।
सामान्य रूप से बैठना ही सुखासन होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर की जंघा पे रखना है, दाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर की पिंडली के नीचे रखना है। तो जैसे कि पंडित लोग जो होते हैं, ठीक है, मतलब जब हम बच्चे थे तो हमें कहते थे कि देखो, भोजन करने का सही तरीका होता है जमीन पर किसी एक तरीके से कहते हैं कोई कपड़ा वगैरह बिछा के एक दोनों पैर को ऊपर रखे, आराम से थाली सामने रखे और भोजन करो। तो ऐसे ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक पैर को जंघा के नीचे, एक को पिंडली के नीचे। सिर तथा गर्दन व कमर को सीधा रखना है आपने। दोनों हाथ जो हैं, वो हमें ज्ञान की मुद्रा में, यानी कि एक तरीके से जैसे भगवान बुद्ध वगैरह करके रखते हैं, एक तरीके से ऐसे करके रखने हैं, ठीक है? और ध्यान के समय अधिक देर तक बैठने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है और पैर बदलकर भी आप बैठ सकते हैं। यानी कि एक पैर अगर आपका दर्द होने लगा है मुद्रा में बैठे-बैठे, तो आप उस पैर को ऊपर-नीचे कर सकते हैं, क्योंकि एक आपका जंघा के नीचे है, एक पिंडली के नीचे है, तो आप उसे एक को जंघे वाले को आप पिंडली कर सकते हो और पिंडली वाले को जंघे के नीचे, ठीक है? तो अस्थमा क्या होता है? ये समझ गए हम इस तरीके से, इसके कारण क्या होते हैं? इसको किस तरीके से रोका जाए, इससे संबंधित एक विधि क्या है, ये भी आप समझ गए होंगे। ये पूरी की पूरी विधि है यहाँ पे। अब समझो इंग्लिश में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अस्थमा एंड टेल द मेथड ऑफ एनी वन आसन बाय व्हिच अस्थमा कैन बी प्रिवेंटेड। तो सबसे पहले अस्थमा क्या होती है और उसके बाद इसके रीजंस क्या हैं, देन अस्थमा को हम एक मेथड जो कि हमने सुखासन मेथड लिया है, कैसे उसे खत्म कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन की बात करते हैं। बाजू मोड़ने का परीक्षण की प्रक्रिया को लिखो। ये बाजू मोड़ने की, ये जो बाजू मोड़ने की प्रक्रिया होती है, इसका हमें यहाँ पे वर्णन करना है। तो देखो, रिकली और जोन्स ने बाजू मोड़ने के परीक्षण का प्रयोग शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति के लिए किया, यानी कि शरीर का जो ऊपरी भाग है हमारा, ये ऊपरी हिस्सा जो है, इसकी शक्ति क्या है, कैसे नियंत्रित करना है, इसके लिए किया। अब इसके लिए आवश्यक उपकरण क्या है? तो सबसे पहले महिलाओं की बात कर लेते हैं। तो महिलाओं के लिए 5 पॉड और पुरुषों के लिए 8 पौंड का भार, बिना बाजू वाली कुर्सी और एक स्टॉप वॉच यानी कि विराम घड़ी, ये इसके लिए क्या होते हैं, उपयुक्त उपकरण होते हैं। ठीक है, अब समझो इसकी प्रक्रिया, प्रक्रिया कैसी होती है। तो इस परीक्षण में 30 सेकंड की अवधि के दौरान अधिकतम बार बाजू मोड़नी होती है, यानी कि आपको क्या करना है, 30 सेकंड के अंदर आपको देखा जाता है कि आप कितनी बार अपनी बाजू को मोड़ सकते हैं। बाजू मोड़ने का टेस्ट बहुत ही मजबूत बलशाली बाजू से किया जाता है। जब प्रतिभागी कुर्सी पर बैठता है और एक हाथ पैर के नीचे और एक सूटकेस जैसी पकड़ से पकड़ लेता है, इस समय बाजू के ऊपरी हिस्से को स्थिर रहना चाहिए, जबकि बाजू के निचले भाग को स्वतंत्र रूप से हिलना चाहिए। बाजू को मोड़कर क्रिया को पूरा करते हुए ऊपर ले जाएं, जिससे कि हथेली जो है वो धीरे-धीरे ऊपर की तरफ उठेगी। जब बाजू अपनी पूरी सीमा तक ऊपर चली जाए, तो प्रतिभागी धीरे-धीरे करके प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट सकता है। बाजू को कोहनी से पहले पूरी तरीके से मोड़ा जाना चाहिए, फिर उसे सीधा किया जाना चाहिए। 30 सेकंड की अवधि के दौरान प्रतिभागी बाजू को जितनी बार मोड़ेगा, वही संख्या प्रतिभागी का स्कोर बनेगी। ठीक है, तो एक तरीके से कुर्सी पर बैठकर बाजू के ऊपर नीचे उसके मोड़ने की प्रक्रिया को, बाजू मोड़ने का जो कार्यक्रम है, परीक्षण इसे कहते हैं, जो कि 30 सेकंड के अंतर्गत किया जाता है, काफी मजबूत और बलशाली तरीके। बाजू मोड़ने की प्रक्रिया क्या है, इसके द्वारा दी गई है। आवश्यक उपकरण क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या है, अभी आपको ये समझ में आ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इन पॉइंट्स को आप एक बार दोबारा से रीड कर लीजिए, सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब इसी तरीके से आप इसे इंग्लिश में देख सकते हैं। राइट एनी प्रोसीड्यूर ऑफ आर्म बैंड टेस्ट। तो देख लीजिए जोन्स के द्वारा इक्विपमेंट रिक्वायर्ड एंड इसका प्रोसेस क्या। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26। देखो, क्वेश्चन है हमारा, संतुलित आहार होता क्या है? आहार के किन्हीं दो वृहत यानी कि मैक्रो जो पोषक तत्व है, इनका वर्णन करना है। बेसिकली क्वेश्चन आपका जो है वो 5-6 नंबर में पूछा जाना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है। देखो, संतुलित आहार क्या होता है? तो अगर हम साधारण शब्दों में कहें, तो संतुलित आहार ऐसा भोजन होता है जिसमें व्यक्ति के शरीर के लिए सभी आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं, वो उचित मात्रा में पाए जाए, वो होता है संतुलित आहार। अब यहाँ पे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसने संतुलित आहार की परिभाषा दी है कि संतुलित आहार वह आहार है जो शरीर की वृद्धि, विकास और कार्य तथा स्वास्थ्य संरक्षण से संबंधित
जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो इसमें शामिल हो, जिनकी मात्रा व गुण संतुलित रूप में पाए जाए, इसी को हम संतुलित आहार कहें। तो संतुलित आहार का समान शब्दों में अर्थ क्या है, और भारतीय कृषि अनुसंधान अनुसंधान जो परिषद है इसने। अब देखो इससे संबंधित दो बृहद मैक्रो पोषक तत्व, देखो दो पूछे गए, मैं आपको तीन बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला देख सकते हैं आप यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये हमारे शरीर के लिए भोजन का महत्वपूर्ण भाग होता है। सभी शारीरिक क्रियाओं के लिए इसी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अतिरिक्त मात्रा में ग्रहण किया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट शरीर के द्वारा क्या होता है कि शरीर के द्वारा वसा और ग्लाइकोजन इसके रूप में परिवर्तित हो जाता है, और उसके बाद ये संग्रहित कर लिया जाता है हमारी बॉडी के अंदर ही। और जब कभी हमारे शरीर में खाने के द्वारा कार्बोहाइड्रेट कम होने लगता है, तो इससे जो संग्रहित किया गया उसका उपयोग कर लिया जाता है। जैसे सभी प्रकार के अनाजों में, गाजर में, केले में, गन्ना, दालें, आलू, शहद, मीठे फल, इन सभी में ये उपलब्ध होता है। वसा क्या करता है? वसा हमारे शरीर में उपस्थित सभी पोषक तत्वों में सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व। 1 ग्राम वसा में लगभग 9.1 कैलोरी इसमें होती है। इसमें विटामिन ए, डी, ई, के ये उपयोग में मदद करते हैं। साथ ही साथ शरीर को ये हमारे सुंदर और मजबूत बनाता है। अब इसके स्रोत क्या हैं? तो दूध है, दुग्ध उत्पाद है, घी है, वनस्पति तेल है और सूखे मेवे। प्रोटीन क्या करता है? शरीर निर्माण में काफ़ी सहायक होता है। बढ़ती उम्र के बच्चों व खिलाड़ियों के लिए विशेष रूप से काफ़ी उपयोगी होता है। यह कोशिकाओं व ऊतकों की मरम्मत कार्य में प्रयुक्त होती है, जैसे कि दूध व दुग्ध उत्पादन, सोयाबीन, सभी प्रकार की दालें, चना, अनाज, मूंगफली, तिल, बादाम, सभी रेशेदार फल, सब्जियां जैसे पिस्ता, आम, कटहल, ये सारी चीजें प्रोटीन के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। तो बेसिकली देखो, आपको दो ही चीजें बतानी थी, संतुलित आहार क्या है और दो वृहद पोषक तत्व। तो संतुलित आहार की सामान्य परिभाषा और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार, अब दो आपसे पूछे गए थे, मैंने तीन बताए, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको जो मैं समझा रहा, आपको सारा इजीली तरीके से आप समझ। अब इसी को आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हो। व्हाट इज बैलेंस डाइट? डिस्क्राइब एनी टू माइक्रोन्यूट्रिशंस ऑफ डाइट। तो सबसे पहले बैलेंस डाइट क्या है इन सिंपली and according to the Indian Council of Agriculture Research। अब माइक्रो न्यूट्रिशन के लिए कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, फैट का मतलब है वसा, ये आप समझ सकते हैं। तो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए वो कंप्लीटली यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे ये आई होप आपको सारे के सारे यहाँ पे समझ में आए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर। क्वेश्चन नंबर 27, 27, 28, 29, 30, 4 क्वेश्चन हमारे 5 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन में चॉइस होगी जो कि आपको 27 में देखी गई। तो देखो, विशिष्ट खेल कार्यक्रमों से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 4 को आपको समझाना है। ठीक है, भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्वों का वर्णन कीजिए जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे विशेष खेल कार्यक्रम क्या है और इनके 4 तथा किन्हीं 4 को मैं समझाऊंगा क्या है। तो विशेष खेल कार्यक्रम, तो देखो ये है विशेष खेल कार्यक्रम, मतलब क्या है? खेल प्रतियोगिताओं से अलग कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या होता है? समाज में एकता, स्वास्थ्य, बीमारियों से बचाव में समाज में एकता, स्वास्थ्य व बीमारियों के प्रति लोगों में जागृति फैलाना, धार्मिक संस्थानों के लिए धन संचय करना, ये सभी कार्य होते हैं विशिष्ट खेल कार्यक्रम के अंतर्गत। अब ये 4 तरीके के होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है खेल दिवस। कैसा खेल दिवस? तो कई विद्यालयों के द्वारा प्रत्येक वर्ष बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। खेल दिवस समारोह में विद्यार्थियों के द्वारा विशेष प्रदर्शन जैसे कि डंबल, मास, मांसपेटी, लेजियम, पिरामिड, एरोबिक, नृत्य, गायन, योगासन, ये सभी प्रदर्शित किया जाता है तथा भविष्य में प्रतियोगिताओं के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों का यहाँ पे चयन का अवसर भी विद्यार्थी गण को मिल जाता है। ठीक है, और जो प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं, टीचर्स होते हैं, समिति के अध्यक्ष, वो अच्छे से अच्छे खिलाड़ी को चुनते हैं। तो पहला हो गया खेल दिवस। दूसरा होता है स्वास्थ्य दौड़ है।
इन दौड़ों का आयोजन बेसिकली स्वास्थ्य विभाग, खेल विभाग या फिर सामाजिक संगठन जो होते हैं, एनजीओस होते हैं, वो करते हैं। इसका मूल उद्देश्य ये होता है कि राष्ट्र में स्वास्थ्य के स्तर को वृद्धि करना, ताकि लोग जागरूक हो। इसमें आयु सीमा जो है वो निर्धारित नहीं होती है, लेकिन कुछ स्वास्थ्य संबंधी जो सावधानियां वो इसमें रखी जाती है। इन दौड़ों के लिए क्या होता है कि जो एक सेकेंड, हाँ, इन दौड़ों के लिए धावक या प्रतियोगी जो होते हैं उनको पंजीकरण पहले ही करवा लेना होता है। इनकी विधि काफी समय पहले से ही निर्धारित हो जाती है। इनकी विधि, इनकी टाइमिंग सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो जाता है। ठीक है। रन फॉर फन, अधिक से अधिक संख्या में लोगों को स्वास्थ्य एवं क्षमता के एक साथ स्वास्थ्य और फिट रहने के संदेश को फैलाने के लिए इस उद्देश्य से ये आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि वह दान या खैरात के लिए निधि अर्जित करे, यानी कि दान के लिए या फिर लोगों को जिन्हें जरूरत है उनके लिए पैसा एकत्र किया जाए। विशिष्ट कारणों के लिए दौड़, ये वो दौड़ होती है जो श्रेष्ठ व उदार कारणों से संबंधित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि विशिष्ट कार्य के लिए हमें फंड अर्जित करना है। इसका आयोजन प्रायः सामाजिक संगठन करते हैं। दौड़ को अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसमें जाने माने हम खिलाड़ियों को, सेलिब्रिटीज, कलाकार, अभिनेता, हस्तियों को बुलाया गया। ठीक है। तो बेसिकली ये जितने भी आपने खेल कार्यक्रम देखे, चाहे खेल दिवस हो, चाहे स्वास्थ्य खेल हो, रन फॉर फन हो या फिर विशिष्ट उपकरण, ये सभी जो वो किस चीज के लिए किए जाते हैं, ताकि समाज में एकता, स्वास्थ्य, बीमारियों के प्रति एकता और लोगों में जागृति लाई जा सके, फंड को एकत्र किया जाए। अब इसी में अथवा है, भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्वों का वर्णन कीजिए और हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यक है इसको भी समझाइए। तो चलिए पोषक तत्वों का अब हम यहाँ पे वर्णन करते हैं। तो दो तरह के पोषक तत्व होते हैं, एक होता है विटामिन और एक है मिनरल, यानी कि खनिज पदार्थ। तो समझिए पहले विटामिन को। तो विटामिन तकरीबन 7 से 8 प्रकार के हैं आपकी बुक में, लेकिन यहाँ पे मैं आपको 4 बताऊंगा। विटामिन ए, ये क्या कहता है, इसे हम रेटिनोल भी कहते हैं। यह शरीर की वृद्धि और विकास के लिए काफी जरूरी होता है। फॉर द इम्पोर्टेंट आंख, आंखों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी, विटामिन बी समूह के 6 विटामिन आते हैं, यानी टोटल विटामिन बी में 6 उपसमूह आते हैं, जो कि सामान्य रूप से स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। विटामिन सी, ये शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है तथा शरीर टेंडन और लिगामेंट्स की जो मरम्मत है और विकास के लिए भी आवश्यक होता है। विटामिन डी क्या करती है, ये शरीर की हड्डियों के बनाने में, उन्हें वृद्धि और उनके विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से क्या है, विटामिन ए, सी और डी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें के, एल, एम और भी बहुत सारे विटामिन आ जाते हैं, वो आपको ज्यादा याद नहीं रखने, ये 3-4 याद रखने। तो पहला तो हो गया हमारा विटामिन, दूसरा मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ। तो भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्व खनिज पदार्थ। सूक्ष्म में क्या आ जाएंगे खनिज पदार्थों में, सबसे पहले आयरन। तो रक्त में उपस्थित आयरन क्या करता है, हमारे शरीर में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन होता है, इसका निर्माण करता है ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। कैल्शियम, हमारी हड्डियों और दांतों के मजबूत निर्माण के लिए कैल्शियम खनिज काफी अहम होता है। फास्फोरस, हमारे दांतों को मजबूत बनाने के लिए, हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, मतलब कैल्शियम और फास्फोरस का काम थोड़ा एक जैसा ही है। आयोडीन क्या करता है, ये हमारे शरीर में ग्वाइटर रोग होने की संभावना को कम करता है। फ्लोराइड क्या करता है, ये हमारे शरीर के नाखून और दांत जो हैं, इनके निर्माण में और इनके मजबूती बनाए रखने में सहायक होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। विशिष्ट खेल कार्यक्रमों से आप क्या समझते हैं, तो हम ये समझते हैं और कौन कौन से ये 4 प्रकार हैं। फिर हमने समझ लिया कि सूक्ष्म पोषक तत्व कौन है और किस कैसे ये आवश्यक है। तो विटामिन में टोटल 4 विटामिन समझे और खनिज पदार्थ में टोटल हमने 5 ये खनिजों के बारे में समझे। अब इसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेसिफिक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड एक्सप्लेन एनी फोर। अब इसी में अगला है, डिस्क्राइब द माइक्रो न्यूट्रिशंस ऑफ फूड नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। तो सबसे पहले स्पेशल स्पोर्ट्स प्रोग्राम, स्पोर्ट डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक रीजन। अब माइक्रो न्यूट्रिशन क्यों नेसेसरी हमारी बॉडी के लिए, तो इसमें विटामिन आते हैं ए, बी, सी और डी। और मिनरल्स कौन से हैं, तो आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन और क्लोराइड। 27 में 2 क्वेश्चन थे, हिंदी इंग्लिश में, दोनों समझा दिए। 28 की बात करते हैं। 28 में है,
मोटापा या स्थूल, इससे आप क्या समझते हैं? इससे बचने के लिए किन्हीं 2 आसन को हमें समझाना है। 2 आसन की एक तरीके से विधि हमें लिखनी है। तो देखो मोटापा या स्थूल क्या होता है? ये शरीर की वह दशा होती है जिसमें शरीर में वसा यानी कि हमारे शरीर में फैट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह दशा जब व्यक्ति का जो नॉर्मल भार होता है, उससे 20% से अधिक हो जाए, तब हम कहते हैं कि वो मोटा हो गया। मोटापे के 2 मुख्य कारण होते हैं। कौन-कौन से? हमारे खान-पान की गलत आदतें और पाचन प्रणाली का बिगड़ना, ठीक है? ऐसे व्यक्ति के जीवन में शारीरिक परिश्रम ना के बराबर होना, ये सभी मोटापे के कारण बनते हैं। अब इसके और भी कारण होते हैं, जैसे कि अत्यधिक भोजन, परिश्रम रहित जीवन, थायराइड और कई बारी वंशानुगत। तो ये होते हैं मोटापा और इसके कारण। अब समझो इससे आसन करने की 2 विधियाँ। मैं आपको 3 समझाने वाला हूँ बेसिकली। नहीं। हाँ, मैं आपको 2 समझाऊँगा। बेसिकली आपको क्या करना है, विधि समझानी है, ठीक है? लाभ नहीं, केवल विधि। तो विधि क्या है? वज्रासन विधि। वज्रासन विधि के लिए पूर्व स्थिति क्या होगी कि सबसे पहले दोनों पैरों को सामने की ओर सीधे रखकर बैठना है और इसी को हम पहले भी समझ चुके हैं, ठीक है? वज्रासन को हम पहले समझ चुके हैं। दाएँ पैर के घुटने को मोड़कर 1 सेकंड, 1 सेकंड। हाँ, ठीक है। क्या करना है आपको? दाएँ पैर का जो घुटना है उसे मोड़कर दाहिने तंब के नीचे रखना है और इसी तरीके से बाएँ का। कमर, गर्दन एवं सिर को आपको सीधा रखते हुए, एकदम स्ट्रेट रखते हुए, दोनों पैरों के अंगूठे मिलाते हुए एक एड़ी खोल लेनी है। घुटने तथा पैर का निचला जो भाग रहेगा, ठीक है? उसे ज़मीन से लगा हुआ होना चाहिए। और उसके बाद दोनों हाथ की जंघाओं पर मतलब दोनों हाथ जो हैं उन्हें आपको अपनी जगहों पे रखना है और सामने की ओर देखना है। तो वज्रासन विधि आपको इस तरीके से करनी है। इसके कई लाभ होते हैं। ध्यान बढ़ता है, ठीक है? भोजन के बाद भी किया जा सकता है, पाचन अच्छा होता है, साथ ही साथ भोजन शीघ्र पचता है, पिंडली और जंघाओं के लिए काफ़ी अतीत। तो वज्रासन विधि क्या है, इसके लाभ क्या है, समझ गए? दूसरा यहाँ पे विधि आ जाती है हमारी आसन की त्रिकोण आसन। तो उसकी पूरी स्थिति क्या है कि दोनों पैर मिलाकर आपको क्या करना है, एकदम स्ट्रेट सीधा खड़ा होना है। अब आपको क्या करना है, दोनों पैरों के बीच लगभग 3 से 4 फुट का आपको अंतर करना होगा। अब आपको साँस लेते हुए बाएँ हाथ को कान से लगाते हुए सीधा आपको करना है। श्वास निकलते हुए दाहिनी ओर झुकें और दाएँ हाथ से पैर के अंगूठे को स्पर्श कीजिए। श्वास भरते हुए सीधे होकर हाथ बदलकर बाईं ओर झुकिए और पुनः उसी पूर्व स्थिति में आ जाइए। तो यह है त्रिकोण आसन विधि। अब लाभ क्या है? तो कमर व काटे प्रदेश काफ़ी लचीले होते हैं, अनावश्यक चर्बी घटती है, हाथ, कंधे, जंघा आदि जो काफ़ी शक्तिशाली बनते हैं। तो मोटापा क्या होता है? स्थूलता क्या होती है? इसके कारण क्या होते हैं? इसके लिए 2 विधियाँ, एक वज्रासन विधि बतानी है, एक त्रिकोणासन। आपको सिर्फ विधियाँ बतानी है, लाभ नहीं बताने आपको। लाभ मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिए। इसी तरीके से इंग्लिश में लिखना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओबेसिटी और ग्रोसनेस एंड अवॉइड इट, एक्सप्लेन एनी टू आसन इन डिटेल। तो क्या है ये? उसके बाद कौन-कौन से 2 आसन हैं, इसके क्या रीज़न है, ठीक है? तो वज्रांग और त्रिकोण, ये चीज़ें आप यहाँ पे इज़िली रीड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, चेयर सीट व रीच परीक्षण प्रक्रिया का वर्णन, यानी कि चेयर सीट व रीच इसकी प्रक्रिया का परीक्षण करें। देखो, तो सबसे पहले ये क्या होता है, ये वरिष्ठ नागरिकों के निचले भाग की जो लचक है उसके मूल्यांकन के लिए होता है। तो ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में पहले पूछ लिया गया, लेकिन 5 मार्क्स में पूछा गया, तो अब हम इसे थोड़ा बड़ा करके लिखने वाले हैं। मूल्यांकन करना, जो सही मुद्रा या आसन, सामान्य चाल तथा विभिन्न गतिशीलता संबंधी कार्यों के लिए, जैसे कि कार में बैठना अथवा जूते-फीते बाँधना, इन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। कौन से? वरिष्ठ नागरिकों। आवश्यक सामग्री क्या होती है? तो पैमाना पहले ए चाहिए हमें, ए पैमाना ए 44 बहु, और एक कुर्सी चाहिए सीधी बैक वाली। प्रक्रिया के लिए कुर्सी को दीवार से सटा के रखना चाहिए ताकि प्रतिभागी किनारे पर आराम से बैठ सके। अब आती है प्रक्रिया की बारी। तो एक पैर फर्श पर समतल तथा दूसरा पैर घुटना सीधा करके आगे की ओर रखना है, जैसे कुर्सी पे हम बैठते हैं। पैर तथा टखना जो है उसे 90 डिग्री के कोण पर आपको रखना है।
दोनों हाथों के बीच अंगुली के ऊपर सिरों को बराबर रखते हुए एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखना है। प्रतिभागी सांस लेते हुए दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में तथा सांस छोड़ते हुए कूल्हों पर शरीर को मोड़ते हुए आगे पैर के पंजे की ओर हाथ ले जाने हेतु पीठ पर मतलब पीठ सीधी तथा सिर ऊपर ये कहते हैं। किसी प्रकार के झटके अथवा उछाल से बचें तथा कभी भी आवश्यक हो तो अधिक खिंचाव ना करें। घुटने को सीधा रखें। रीच को कम से कम 2 सेकंड के लिए रोकें। पंजे तथा उंगलियों के बीच की जो दूरी है उसे मापें। यदि पैरों के पंजे को छूते हैं तो स्कोर 0 होगा, यदि नहीं तो स्कोर ऋणात्मक होगा। परंतु प्रतिभागी के पंजे तथा उंगलियां एक दूसरे ढक जाते हैं तो धनात्मक स्कोर होगा। जितनी दूरी होगी, जितनी दूरी माप लिया जाएगा उतना ज्यादा स्कोर बनेगा। तो रीच एंड शीट का ये परीक्षण होता है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इसे थोड़ा सही तरीके से समझोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप इसे इंग्लिश में समझ सकते हो। डिस्क्राइब द चेयर शीट एंड रीच द टेस्ट सॉल्यूशन। तो चेयर शीट एंड रीच टेस्ट, क्या क्या मेटेरियल रिक्वायर्ड है, उसके बाद इसकी प्रक्रिया क्या। अब हमारा सबसे आखिरी प्रश्न आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 30। प्रश्न है, विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करने की कोई 5 रणनीति। पहले हमने देख लिया था कि शारीरिक क्रियाओं में यदि दिव्यांग बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यदि भाग लेते हैं तो उनके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम समझ रहे हैं कि भाग लेने से पहले जो रणनीतियां होती हैं उनमें उन रणनीतियों को तैयार करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, डॉक्टरी जांच, यानी कि शरीर क्रिया में भाग लेने से पूर्व दिव्यांग की हमें एक शारीरिक जांच कर लेनी चाहिए। उसकी अक्षमता के बारे में, कि अक्षमता के स्तर के बारे में, उसकी क्षमता के बारे में, तभी हमें उसके अनुरूप शारीरिक क्रियाएं उसे करवानी चाहिए। पूर्व अनुभव, शारीरिक क्रियाओं के निर्धारण से पूर्व दिव्यांग के जो पूर्वी क्रिया उसने की है उसकी जानकारी ले लेनी चाहिए, ताकि शारीरिक क्रियाओं के लिए उसके लिए उत्तम चयन यहाँ पे किया जा सके। क्षमता, शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करते समय दिव्यांग की जो शारीरिक तथा मानसिक योग्यता है इसको आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, ताकि उसी की मानसिक और शारीरिक क्षमता के अनुसार ही आप उसके लिए क्रियाओं का चयन करें। फिर आता है रुचि। जब एक सेकेंड, हाँ, जब शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण किया जाए, इस चीज का जरूर ध्यान रखा जाए कि दिव्यांग की रुचि किस विशेष क्षेत्र में है, ताकि वो क्रियाओं को पूर्ण तरीके से भाग ले और उसमें सफल भी हो। उपयुक्त वातावरण, तो शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करते समय एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जो कि दिव्यांग बच्चों के अनुरूप हो। ठीक है, ना कि ऐसा बना दो जो उनके लिए अनुरूप ना हो, क्योंकि जो वातावरण के अनुरूप रहेगा वहां पे सभी सुविधाएं आसानी से वो, मतलब सभी जो क्रियाएं वो आसानी से सुविधापूर्वक कर पाए। सभी अंगों का उपयोग, यानी कि जब भी आप शारीरिक क्रियाओं को निर्धारित करें तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि दिव्यांग बच्चे के जितने भी शारीरिक अंग हैं उन सभी की उपयोगिता की पुष्टि की जाए कि सभी शरीर के अंग उपयोग में आए। अतिरिक्त देखभाल, शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करने से पूर्व दुर्घटना से बचाने के लिए सभी तथ्यों की समीक्षा आवश्यक है, और उस बच्चे को किस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाया जाए ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करने की रणनीतियां, डॉक्टरी जांच, पूर्व अनुभव, क्षमता, रुचि, उपयुक्त वातावरण, सभी अंगों का उपयोग, अतिरिक्त देखभाल। इसी को इंग्लिश में समझ लेंगे। एक्सप्लेन एनी 5 स्ट्रेटजीज फॉर असेसिंग फिजिकल फंक्शन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। मेडिकल एग्जामिनेशन, प्रायर एक्सपीरियंस, एबिलिटी, इंटरेस्ट, सुटेबल environment, यूज ऑफ ऑल ऑर्गन्स एंड एक्स्ट्रा केयर। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि जो मैंने अभी तक आपको यहाँ पे ये समझाया है, जितने भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में ये समझाए हैं, सारे के सारे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, 3 नंबर के क्वेश्चन, इवन आपके 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अब देखो एक चीज, कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, क्या मैं आपसे कुछ यहाँ पे कहना चाहूंगा, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है, और कमेंट बॉक्स में, ठीक है,
कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, ताकि हमें पता चल जाएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पेपर समझ में है या नहीं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेके आते हैं। लेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।